सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, हुकूमत ऑपोजिशन में जारी तकरार, बजट की कश्ती फंस गई बीच मंझधार, शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन को खत, इंतखाबी इस्लाहात और धांधली की शिकायत, मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास, वफाक और सिंध में फिर अदम इत्तफाक, कोरोना में इजाफा, वैक्सीनेशन में कमी, कराची लाहौर में बज गई खतरे की घंटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाजरीन, मेरे साथ बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। नाजरीन, कौमी असम्बली से ये मामला बढ़ता बढ़ता सिंध असम्बली से होता हुआ अब बलूचिस्तान असम्बली के अंदर पहुंच गया है और जिस तरीके से वहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई, हल्ला गुल्ला हुआ और वहाँ पे ये सूरत हाल हो गई कि अपोजिशन लोग जो अरकान हैं उन्होंने असम्बली जो है बलूचिस्तान असम्बली उसके दाखिली दरवाज़ा जो है उसको बंद कर दिया, ताले लगा दिए गए और जिसके बाद वज़ीर आला को पुलिस तलब करनी पड़ी और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी जो है उसकी मदद से दरवाज़ा तोड़ा गया और उसकी मद में धक्कम पेल की मद में 3 जो वहाँ पे लोग हैं वो ज़ख्मी भी हो गए। अब मामला ये है कि ये जो बलूचिस्तान के जो अपोजिशन अरकान हैं वो ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम बजट पेश नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान के जो तर्जुमान हैं हुकूमत के लियाकत शाहवानी साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको पता ही नहीं कि बजट किस तरह पेश होता है। लिहाजा इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने एक इजलास भी किया और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो बजट के हवाले से कि किस तरह का बजट आएगा और सारे लोगों को एतमाद में लिया। अब मामला ये है कि जिस तरीके से ये एक सिलसिला चल निकला है कि असम्बलियों के अंदर जो एक एहतजाज है और तशद्दुद है, उसके बाद एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि असम्बली जो है उसको ताले अब लगाने का जो है ये भी अमल शुरू हो गया। तो डोगर साहब की एक मामला कहाँ पे रुकेगा जाके, बिलाकर ये जो सूरत हाल अब बलूचिस्तान तक मामला पहुँचा हुआ है और इससे ज़्यादा तो पहले हमने कभी नहीं देखा कि असम्बली जो है उसके ईवान का दरवाज़ा जो है वो ही बंद कर दिया गया, उसको ताला लगा दिया गया। खैर साहब, अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा मांग रही है, इनकी इत्तेहादी नहीं है। ये अपोजिशन कह रही है कि जनाब हमारे हलकों में जो भी पैसा खर्च हो वो हमें दिया जाए, हम खुद जाके खर्च करेंगे। मुझे आप बताएं, आपकी केपी की असम्बली है, आपकी नेशनल असम्बली है, पंजाब की असम्बली है, सिंध असम्बली है, कहीं पर कोई ऐसी रवायत मौजूद है कि अपोजिशन के मेंबर्स जो हैं उनको डेवलपमेंट्स के फंड्स दिए जाएं, उनको तरक्याती फंड्स दिए जाएं? अव्वल तो पहला काम तो ये कि मेंबरान को फंड्स दिए ही नहीं जाते, इनका कोई राइट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी खर्च करना खुद करे, गवर्नमेंट करे। चले, गवर्नमेंट जो है बाद दफ़ा मेंबरान को फैसिलिटेट करती है, अपनी पार्टी के मेंबरान को फैसिलिटेट करती है और हमेशा से आपने भी देखा था यही होता रहा कि बल्कि पंजाब में खुद जो मेंबर्स हैं पीटीआई के अपने मेंबर जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे जी हमें डेवलपमेंट के फंड नहीं दिए जा रहे। इसी तरह से सिंध में देख लें या केपीके में देख लें, तो गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी ये है कि डायरेक्ट हम डेवलपमेंट के जो काम है गवर्नमेंट खुद कराएगी, किसी को ख़ास फंड्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब हैरानगी की बात यह कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब हमें फंड्स नहीं दिए गए तो हम आपको देख लेंगे। वो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, सड़कें ब्लॉक भी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने इंतहा कर दी, असम्बली को ताले लगा दिए, चीफ मिनिस्टर सिंध केपी बलूचिस्तान जो हैं उन पे हमला करवा दिया, उन पे गमला उनको मारा गया, उनको जूते मारे गए। भाई ये किस तरह का एहतजाज है और क्या राइट है इनका डेवलपमेंट के फंड्स पर? ये गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कि वो जिसको मर्जी दे, जिस गवर्नमेंट का इस्तेकाक है वो अपने मेंबरों को भी ना दे, गवर्नमेंट का इस्तेकाक है वो अपोजिशन को भी दे। ये किसी का राइट तो नहीं है? या किस आइन में, किस कानून में ये लिखा हुआ है कि जनाब सबको डेवलपमेंट फंड मिलेंगे, अपोजिशन को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे? असल चीज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, बिल्कुल हेड ऑन हुए हैं।
पहली बात तो ये है कि जनाब आप बार बार बात करते हैं कि अपोजिशन को इस्तीफ़े देने चाहिए, हुकूमत अगर हुकूमत गिरानी है तो मौलाना फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे इस्तीफ़े दें, बलूचिस्तान असम्बली से बाहर हो जाए अपोजिशन से। अपोजिशन लीडर आपका है, अपोजिशन आपकी है, ख़त्म करें सारा कुछ। हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ जाएँ, आप बलूचिस्तान से स्टार्ट ले लें। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। कल आपने पूरे बलूचिस्तान की वहाँ पे ट्रैफिक रोक ली, आपने सारी शाहराएँ वो जो है वो ब्लॉक कर दी, आज आपने असम्बली को ताला लगा दिया। पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी पे आप उतरे हुए हैं। किस आइन और कानून की वो मुझे शिक बता दें जिसके तहत अपोजिशन को डेवलपमेंट के फंड्स देना मैंडेटरी है, लाजमी है। और कहाँ पे ये लिखा है कि अगर सीएम फंड नहीं देता तो उस पर अटैक करवा दिया जाए, असम्बली पे ताले लगवा दिए जाएं, उसका रास्ता रोक दिया जाए। आज पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस ने वो दरवाज़ा गाड़ी की टक्कर के ज़रिए से असम्बली का दरवाज़ा तोड़वाया और उसके बाद सीएम दाखिल हुए। जब सीएम दाखिल हुए तो उस पर अटैक कर दिया गया। मगर ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आप सीएम पे अटैक करवा दें। आपका काम है, बजट पेश हो रहा है, बजट ठीक नहीं है, बजट को क्रिटिसाइज़ करें, बजट पे शदीद तनकीद करें, असम्बली के अंदर रहकर प्रोटेस्ट करें। अगर आपको असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट पसंद नहीं है तो फिर इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएं, इस्तीफ़े दे के बाहर आ रहे हैं और बाहर फिर जो मर्जी करते फिरें। ना आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, ना आप और पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी पे उतरे हुए हैं। इस तरह से तो फिर जमहूरी रवायात नहीं चलती, इस तरह से तो पार्लिमानी रवायात नहीं मिलती। यहाँ तो फिर आप मिसाल दें कि देखें जी, आप पंजाब में डेवलपमेंट फंड दिए जा रहे हैं अपोजिशन को, सिंध में दिए जा रहे हैं। चलें, पे पार्टी भी आपकी एलाई है, पे पार्टी के साथ आपकी बड़ी मोहब्बत है, सिंध में दिए जा रहे हों, कोई KPK में दिए जा रहे हों, वफाकी हुकूमत में दिए जा रहे हों, सेनेट में दिए जा रहे हों, और कहीं कोई तो मिसाल दें कि अपोजिशन का राइट है डेवलपमेंट फंड्स पर, कहीं तो नज़र आए। अगर नहीं, हाँ आपका काम है असम्बली के अंदर है कि तामीरी तनकीद करें, सख्त तनकीद करें, बिल्कुल हुकूमत जो है उस पर नज़र रखें। अगर वो करप्शन कर रही है तो करप्शन पर नज़र करें, उनकी करप्शन को एक्सपोज करें, उनकी गलत चीज़ों को एक्सपोज करें। बजट, अगर बजट में टैक्सेस हैं तो उसको भी एक्सपोज करें, अवामी बजट नहीं है तो उसको भी एक्सपोज करें। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जो अपनाया जा रहा है। इससे तो फिर जमहूरियत और पार्लियामानी रवायात जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि फिर तो आप पूरी जमहूरियत की रेल की पट्टी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर इस्तीफ़े दे दें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि असम्बली से इस्तीफ़े दें और बाहर आ जाएँ और बाहर आके सड़कें ब्लॉक करें, ट्रकों को रोकें, जो मर्जी करते फिरें। लेकिन खैर ये तो कोई तरीका नहीं है जिस तरह से ये कर रहे हैं। अब डोगर साहब, पहले कौमी असम्बली में और एक दूसरी अचकज़ई साहब की पार्टी है। अब अचकज़ई साहब जो हैं वो भी आपके साथ सामने हैं, और वहाँ सूरत ये है कि एक अजीब इत्तेफाक है कि वहाँ पे अचकज़ई साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि फजल रहमान साहब के लोगों ने उनके साथ धांधली की है, और फजल रहमान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि अचकज़ई साहब के लोगों ने उनके साथ धांधली की। ये सूरत हाल भी वहाँ पे सामने आई। अच्छा, और आपस में लड़ते रहे। अब मुझे ये चीज़ बताएं, क्या ये PDM का डिसीजन है, ये किसका डिसीजन है? यहाँ पे पंजाब में नून लीग जो है वो तो डेवलपमेंट में फंड नहीं मांग रही, बल्कि पंजाब में जिनको हुकूमत ने जिन नून लीग के 5-7 लोगों को डेवलपमेंट फंड दिए, इन्होंने उनको नून लीग से निकाल दिया है। CM पंजाब उस्मान बुदार जिन 6 बंदों को मिले और उन्होंने कहा कि जनाब हम PTI में हमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो अरकान मिले वो ये साफ कह रहे हैं कि हम नून लीग के हैं, हमारा PTI से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ इसलिए गए थे कि हमारे जो हल्के हैं वहाँ के लोगों को तरक्याती फंड्स मिलने चाहिए, उनका भी राइट है। और CM से वो मिले, CM ने तरक्याती फंड दिए तो इन्होंने उनको नून लीग से निकाल दिया कि जी आप CM से हमारी इजाज़त के बगैर क्यों मिले हैं। तो पंजाब में भी ऐसा नहीं है। नेशनल असम्बली में क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो उनके बेटे हैं, जो MNA हैं, क्या वो डेवलपमेंट फ़ंड मांग रहे हैं? अगर वो भी डेवलपमेंट के फ़ंड नहीं मांग रहे, नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में नून लीग मांग रही, तो फिर अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में क्यों डेवलपमेंट के फ़ंड मांग रहे हैं? इसकी वजाहत भी तो होनी चाहिए ना। डोगर साहब, ये जो तरीक़ाकार है मेरा ख्याल फंड से ज़्यादा वो तो इस तरह लग रहा है जैसे भत्था मांगा जाता है, या फोर्स करके, यानी उनको तालाबंदी करके, दाखिली दरवाज़ा बंद करके और होस्टेज बनाकर, हमला करके। मतलब इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी मुल्क में भी जमहूरी तरीका या ये होता है, या बजट के दौरान इस तरह की चीज़ें की जाती हैं।
दूसरी जानब आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा है जनाब कि बजट और बजट सेशन दोनों ही गैर कानूनी। और अब ये स्पीचेस जो शुरू हो गई हैं, तकरीर जो असम्बली के अंदर बात आ रही है, तो उस पर भी आपस में फिर वही मामला बजट गैर नहीं होगा। जब भी हम 18वीं तरमीम और NFC की वो कहते बात करें तो सिंध कांड का ताना सुनना पड़ता है। अगर NFC अवार्ड नहीं होगा तो हर सूबे का नुकसान होगा। अब मामला ये है कि डोगर साहब वफाक के पास रह क्या जाता है। अब तक कितने हज़ार अरब जो है वो कर्ज़ों की मद में वफाक देता है। जितने मासल या टैक्स जमा होते हैं, मेरे अब 5800 अरब का टारगेट रखा गया है और आप देख लें कि बजट जो है वो 2200 अरब जो है उसके खसारे का बजट है। उसमें जो NFC के तहत जो है सूबों को भी दे दिए जाते हैं। वफाक के पास तो रह नहीं जाता। वफाक के पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, कर्ज की वापसी के लिए पैसे नहीं होते, और यही वजह है कि IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास वफाक को जाना पड़ता है। तो अब वो जो कह रहे हैं कि NFC के तहत जो है सिंध को पैसे कम मिल रहे हैं, तो ये जो NFC के तहत तो पंजाब जो है उसको भी पैसे कम मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ जब थे सूबे में, उनकी हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा हुआ कि पंजाब का जो NFC का जो शेयर था वो कम कर दिया गया। तो उस पर अभी भी PTI की हुकूमत है, लेकिन पंजाब से कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन सिंध हुकूमत जो है मुसलसल, फाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम उनका जितना शेयर बनता है उसको दे रहे हैं, लेकिन जो सूबा कहता है वो कहता है कि हमें तो मिल नहीं रहा। तो अब ये जो मामला पहले पानी के ऊपर फटा डला, अब वो फंड्स के ऊपर आ गया मामला। देखें खल साहब, जहाँ तक बात है ना NFC अवार्ड की, वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इशू ये है कि खाली सिंध को नहीं, पंजाब को भी पैसे कम मिले हैं। पंजाब का पिछले साल का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 340 अरब रुपए था, जो बाद में रिवाइज होके 220 अरब तक चला गया। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के भी तकरीबन 120 अरब रुपए जो थे उसको कम मिले। वफाक ने टोटल जो डेवलपमेंट का बजट था वो 700 अरब रखा हुआ था, जिसमें से रिवाइज होके कोई 650 अरब और जो कि खर्च हुआ वो 450 अरब था। यानी कि जो असल बजट था उससे 300 अरब वफाक ने भी कम खर्च किए। तो इसका मतलब ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पंजाब को भी नहीं दिए, उन्होंने KPK को भी नहीं दिए, उन्होंने बलूचिस्तान को भी कम दिए और उस तरह से सिंध को भी कम दिए। अब वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने ज़मीन आसमान एक किया हुआ है। पानी के हवाले से पंजाब ने ऑफ़र कर दिए कि जनाब न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठा दें, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठाने को तैयार नहीं है। वफाक ये कह रहा है कि सिंध में इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया नया, पानी को ज़ख़ीरा करने की कोई चीज़ नहीं बनाई। हर साल लाखों टन पानी जो है वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ना डैम बना रही है और पंजाब जो है उस पर ये तनकीद कर देते हैं कि आपने फ़लानी नहर क्यों खोल दी, फ़लानी नहर क्यों खोल दी। पंजाब ये कहता है कि जनाब हमारे हिस्से का जो पानी हमें मिलता है वो हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये सिंध ना हमें बताए, हमें पता है कि हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हाँ, अगर आपको ये शक है कि पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले रहा है तो आप बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वर लें, उनको जाके मेन हेड्स पे बिठा दें ताकि पता चल जाए कि पंजाब में कितना पानी आया और पंजाब से कितना पानी एग्जिट हो गया सिंध में गया, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। फिर एक तरफ बिलावल साहब जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे उस वक्त इन्होंने ज़मीन आसमान एक किया हुआ था कि जनाब नवाज शरीफ जो है इनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। उस वक़्त जनाब ये बिल्कुल उनके दीवाने हुए थे। उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद इन्होंने नया नारा दे दिया कि जी पंजाब का जो वज़ीर आज़म है वो तो इलाज के लिए लंदन भेज दिया जाता है और सिंध का जो सदर है उसको जनाब लाड़काना का जो सदर है उसको आप बाहर नहीं भेज रहे। तो पंजाब का जो बंदा है, जाती उमरा का जो बंदा है, वो तो कोर्ट के ज़रिए से चला गया। आप भी कोर्ट में चले जाएं, आप ही कहें, बताएं कि जनाब उनकी कैसी तबीयत है। आपकी तो सिंध में गवर्नमेंट है, आप तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिर मैं इसको सिंध कार्ड ना समझूँ तो कौन सा कार्ड समझूँ कि आप जब इस तरह की बातें करेंगे, आप पैंतरें बदलेंगे, आप जब दिल करेगा आप ये कि सिंध और पंजाब की बात करनी शुरू हो जाएंगे। जब आपको सूट करेगा उस वक्त नहीं आपको याद था जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए कि ये जाती उमरा में रहता है, ये रायवेंड में रहता है, ये लाहौर है, ये लाहौर का प्राइम मिनिस्टर है। जब आपकी उससे बन रही हो, जब नैब का शिकंजा तंग हो रहा हो, फिर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई भाई बन जाते हैं। और जब नैब का शिकंजा जो है वो कमज़ोर होता है
फिर आप एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और जब लड़ पड़ते हैं तो फिर आप लाहौर कार्ड और लाड़काना कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है ना, जब शहबाज शरीफ साहब से जेल में आके मुलाकातें करते थे, जाती उमरा में मरियम साहबा से मुलाकातें करते थे, उस वक्त इनको पंजाब ये तसब जो है उस वक्त इनको याद नहीं आता था। उसको जाके सिंध में और कराची में जाके तकरीर करवाते रहे मरियम को, एक ही स्टेज के ऊपर बैठ के तकरीर करते थे, वहाँ पे इकट्ठे जो रैलियाँ और जलसे और जुलूस निकाले जाते हैं। तो जब अपने मतलब की बात है, जब उनको बाहर भिजवाने की बात थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा शोर भी ये मचा रहे थे कि जनाब उनके साथ ज्यादती हो रही, उनको जाने दिया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनाब कह दिया कि जनाब बजट भी गैर कानूनी, उसका सेशन भी गैर कानूनी। तो ये मेरा एक सवाल है, अगर ये बजट का सेशन गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो फिर बिलावल इसका बाइकआउट करें, बिलावल इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? इस गैर आईनी जो बजट है इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? फिर ये बाइकआउट करते हैं उसका कि जी ये बजट गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। फिर आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर दें कि जनाब ये गैर आईनी बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि NFC अवार्ड के बगैर कोई बजट हो नहीं सकता। फिर आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? उसमें आप तकारीर भी कर रहे हैं, उसमें आप उसका TADA भी ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं ना सर, सारी बे पार्टी ले रही है। 4 करोड़ 4.5 करोड़ का एक इजलास पड़ता है कौम को टैक्स पेयर तो उसका TADA भी ले रहे हैं, तो उसके पैसे भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, और साथ ये भी कही जा रहा है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। के हवाले से तरक्की की अगर बात की जाए तो अब तक सिंध कैलिफोर्निया बन चुका था। असद उमर ने भी यही कहा कि कैश ये मांगते हैं सिंध वाले, कैश हम नहीं देंगे, तो जो मनसूबे हैं वो भी हम खुद उसके एग्जीक्यूट करेंगे, और इनको जितना इनके हिस्से का पैसा है वो हम दे रहे हैं। अब मामला ये है कि जो जिस तरह हमारे सर का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कुछ बातें किसी को समझाने के लिए अंग्रेज़ी में की, वो अवाम की बात इंग्लिश में, और अमेरिका को अड्डे देने की बात उर्दू में करते रहे। फिर अफ़गानिस्तान से मुतल्लक उन्होंने कहा बात अंग्रेज़ी में की गई। इन पता नहीं कि इनके दौर में क्या होता रहा है, क्योंकि बिलावल इस वक्त बच्चे थे। पीपल्स पार्टी अमेरिका को कहती थी कि डू मोर, ड्रोन मारते जाओ, लोग मरते हैं तो हम मजम्मत करते जाएंगे। ये तो बात देखा था आपने जब विकीलीक्स आई थी, तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, और जो ड्रोन हमले भी हो रहे थे, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था, जो सामने चीज़ें आई कि हम असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, लेकिन आप जो है हमले करते जाएँ, जो मर्ज़ी करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो अब मामला ये है कि जो इस तरह की बातें करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो फिर उनको बच्चा होने के ताने दिए जाते हैं। तो मामला ये है कि डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बात की कि अगर ये गैर आईनी है बजट, तो इस गैर आईनी बजट और गैर आईनी जो सेशन है इसके अंदर फिर पीपल पार्टी को शामिल नहीं होना चाहिए, उनको इससे बाइकाट करना चाहिए था कि ये गैर आईनी है। नून लीग भी उसके अंदर बैठी है, पीपल पार्टी भी बैठी है, तकरीरें भी कर रहे हैं, अपने रिजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, और जब दिल करता है वो इसको गैर आईनी कह देते हैं। अच्छा, तो इस पर भी थोड़ी सी मैच्योरिटी का मेरा ख्याल मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं है कि जो दिल में आया कह दिया। और खैर साहब, दूसरी तरफ हमाद अदर साहब ने ये जो बात की है कि जनाब शरह महंगाई जो है वो 8% के हिसाब से बढ़ रही है और हमने 10% तनख्वाह इजाफा किया है। पहली तो बात ये है कि शरह महंगाई जो है वो 8% के हवाले से नहीं बढ़ रही, उसके 10.8 उसका फिगर है जो स्टेट बैंक ने दिया है कि 10.8 की शरह से महंगाई बढ़ रही है, जबकि आपने जो तनख्वाह में इजाफा किया वो 10% किया है। पहली बात तो ये है कि मिनिस्टर जो हैं वो फिगर्स जो हैं उसका ख्याल रखें, मैं कि फिगर पे गलत फिगर असम्बली में ना दिए जाएं, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमाद साहब 10% जो इजाफा वो भी कुछ भी नहीं है। कल साहब जिस तरह से आप बाहर तो जाए इजाफा डॉक्टर साहब तो चंद लाख लोगों का है ना, 22 करोड़ अवाम विक्टिम है महंगाई की, और 22 करोड़ अवाम को 10% इजाफा चंद लाख लोगों का तनख्वाह में करके, तो उसको किस तरह आप उनको रिलीफ दे? मेरा मतलब ये कोई कौम पे एहसान नहीं किया आपने जो 10% इजाफा किया है। महंगाई जो है इन्फ्लेशन जो है वो 10.8% है, आप कह रहे हैं जी 8% है। पहली बात तो यहाँ पर ही आपने झूठ बोल दिया, गलत फिगर दे दी। चलें, अगर आप 8% पे ही इंसिस्ट करते हैं तो मुझे एक बात बताएं। पहली तो बात ये कि आप मार्केट में जाके देखें तो सही, गोश्त कितने का किलो है, पिछले 3 सालों में गोश्त की प्राइस में कितना इजाफा हुआ। मुझे 3 साल का फिगर निकाले ना कल था, कई चीजों में 100% इजाफा हो जाएगा। जैसे चीनी है वो 100 से ऊपर चली गई है, चीनी है, दालें हैं, आप देख लें 150 से 300 पहुंच गया है। जो सबसे बड़ी चीज खल साहब, डॉलर जब आपने डी वैल्यू किया, आप रुपया डी वैल्यू किया, डॉलर आपने 107 या 8 रुपये से सीधा 160 रुपये पे ले गए।
अब इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की कीमत में 40 से 50 रुपये इजाफा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं, बाहर से आती हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो घी है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो फल हैं, चाहे ये सारी, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो LNG गैस है, सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। बिजली की कदर में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कदर में इजाफा हुआ, डॉलर जो था वो मुस्तहकम हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ, उसकी वजह से जो महंगाई थी वो बेतहाशा बढ़ी। आम आदमी की इस्तिताअत नहीं है कि वो बाहर महंगी चीज़ें ख़रीद सके, उसकी इस्तिताअत से बाहर चली गई हैं। अब पहली बात तो ये कि आपने जो उजरत है वो चलें 18,000 से 20,000 कर दी, 17,000 से 20,000 कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इंश्योर कौन करेगा? मैं चैलेंज करता हूँ कि लाहौर में 70% वर्क फोर्स या लेबर ऐसी है जिसको 10 से 15,000 रुपया महीना मिलता है। कोई ऐसा बेचारा गरीब आदमी नहीं है, उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ जाकर वो शिकायत करे, और अगर वो शिकायत करेगा तो अगला बंदा उसको नौकरी से निकाल देगा। उसको कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ है ही नहीं है। अगर लॉ है तो उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है। जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल इनसिक्योर हैं। अगर कोई दुकानदार के पास कोई सेल्समैन है, वो बेचारा उसकी सुबह चाहे वो उसको उठा के बाहर फेंक दे। अगर कोई फैक्ट्री में मजदूर हैं, वो भी बेचारे जो हैं वो मालिक की मर्ज़ी के ताबे हैं, वो सुबह चाहे निकाल के बाहर फेंक दें। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जाके वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकें या कंप्लेंट कर सकें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि महंगाई की कदर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, आम आदमी की इस्तिताअत नहीं है। आपको कम अज़ कम 20 से 25% जो था ये तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए था। अगर आपने कम किया तो उस पर आपको माज़रत भी साथ करनी चाहिए कि भाई हम इस चीज़ को मानते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, लोगों की इस्तिताअत से बाहर है, लेकिन चूँकि हमारा हाथ टाइट है तो हम इतनी कर रहे हैं। इसकी बजाय आप गलत दादोशुमार दे के और ऐसा कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन पे कितना बड़ा एहसान कर दिया। अल्टीमेटली आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप तो इलेक्शन जीत के गए हैं, कल आपने लोगों के सामने भी आना है। उस वक्त जब लोगों के पास वोट लेने जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है, तो फिर उसका जवाब आपके पास कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिगर दे रहे हैं ये गलत है। तो अब देखिए डोगर साहब, जिस तरह आप जहाँ पे टाइम है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को 3 साल बाद बिलाखिर ख्याल आ गया है। कायदे इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली के अंदर, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो इंतखाबी असलाहत के वाले से जो कानून साजी कर रही है, एक तो वो गायरानी है और आइन से मुसादम है, और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि इंतखाबात 2018 के जो इंतखाबात है उसमें धांधली की शिकायत और इंतखाबी असलाहत पर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी कहा है कि जो आइंदा आम इंतखाबात के आज़ादाना, गैर जानबदाराना, शफाफ और किसी मुदाखलत के बगैर इनकाद के लिए असलाह ज़रूरी हैं, और मौजूदा हुकूमत अपना इंतखाबी सलाती एजेंडा यकतरफ़ा तौर पर मुसल्लत कर रही है, और आइंदा इंतखाबात को इससे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इंतखाबी सलाहत आइन से मुसादम है, और हुकूमत ने मुतलका फ्रीकैन से कोई मुशावरत नहीं की। और दूसरी जानब उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया इलेक्शन बिल्स पर बजाते खुद भी संगीन तशवीश का इज़हार किया है, और कौमी असम्बली में इन बिल्स इलेक्शन बिल्स को बलडोज़ करके मंजूर किया गया। ख़त में उन्होंने कहा कि बामानी इंतखाबी सलाहत में इदारों को अपनी राय देने के अलावा ज़िम्मेदारी लेना होगी ताकि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी हों। ख़त में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंतखाबी सलाहत पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करे, और उन्होंने अपने खाते में अपील की है कि आप पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातब करके आगे ज़ोर देता हूँ कि अपन जमातों को मुशावरत के लिए बुलाएं ताकि इत्तफाक़ राय पर मबनी प्लान बन सके। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतफ़िका प्लान को पार्लियामेंट मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। अपोजिशन लीडर का अपने खाते में ये भी कहना है कि चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आज़ादाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात मुनक़्क़द जो आवाम की हकीकी राय का मज़र हो। तो अब मामला ये है कि इससे पहले हुकूमत ने इंतखाबी असलाहत के हवाले से, डोगर साहब आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शन थे तो हुकूमत ने ऑफ़र की अपोजिशन पार्टियों को
लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने एक आर्डीनेंस मशरूत लाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो चले देर आए दुरुस्त आए। शहबाज शरीफ अगर समझ रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहत जो है होनी चाहिए और गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात जो उसका इनेकाद मुमकिन होना चाहिए ताकि 2023 में दोबारा फिर ये धांधली का शोर ना हो, तो ये तो खुश आइंद बात है। खैर साहब, इशू जो है वो बुनियादी तौर पर दो इशूज़ पर है। पहला इशू ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इसके अपोजिशन खिलाफ है। दूसरा, ओवरसीज़ को जो वोटिंग का राइट देना है इसके भी अपोजिशन खिलाफ है। अब गवर्नमेंट जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होगी और उसके साथ साथ ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट भी मिलेगा, क्योंकि बुनियादी जो इशू है उसी पे दोनों के इख्तिलाफात हैं। इसलिए वो अपोजिशन जो है वो इसका हिस्सा नहीं बन रही। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको ये वाहद अदारा है जिसको खुद ये अपने कवानीन में तब्दीली कर सकता है, यानी कि ये चाहे तो अपना कानून में खुद तब्दीली कर सकते हैं। क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये बिल हुकूमत ने नेशनल असम्बली से ये बिल पास कर लिया है और अब ये सेनेट में जाना है। और अगर सेनेट में गवर्नमेंट देखती है कि ये बिल कामयाब नहीं होता तो जॉइंट सेशन बुला लेगी और जॉइंट सेशन में बिल बआसानी से पास हो जाएगा। इसका अपोजिशन को भी पता है। अब ये इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद जो है उसके पास ये आईनी इख्तियार है कि वो कवानीन में तब्दीली कर सकता है। तो जलाल सिकंदर राजा साहब जो हैं वो तमाम पार्टीज़ को बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनको सुने और उसके बाद फैसला करें कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ओवरसीज़ को राइट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और अगर ओवरसीज़ को राइट देना ही है तो वो किस तरीके से देना है, कौन सा तरीक़ाकार उसका होना चाहिए। जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब के पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें ओवरसीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि MP MNA के कैंडिडेट्स कौन हैं, वो किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनसे अपने हलकों से कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं है। कई लोग तो पता नहीं कितना कितना अरसा हो गया वो इलाके छोड़ चुके हुए हैं जहाँ। तो वो बेहतर यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए और वहाँ पर वो अब 2-4 जैसा आज़ाद कश्मीर का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं और वहाँ पर वो उनके लिए वोटिंग होती है, तो ओवरसीज़ में भी इस तरह का कोई प्रोसीजर रख दिया जाए। तो इस पर गवर्नमेंट से भी बात हो सकती है। पता नहीं अब गवर्नमेंट जो है ये सुनने को तैयार है या नहीं है। बल बेहतर तो ये होता कि पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर सारी पार्टीज मिल के बैठती और उसमें अपने अपने आर्गूमेंट्स करती और उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेती। अगर सियासतदान ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते, एक इशू को ये हल नहीं कर सकते, तो फिर ये जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक बड़ी बुरी रवायत होगी और ये कोई जमहूरियत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो फिर आप जिस तरह से पहले नेशनल असम्बली के अंदर धींगा मुश्ती हुई, गालम गलोच हुआ, वो गाली निकाली गई जो कि घर में बच्चे सुन भी नहीं सकते, लोग घर में वो देख भी नहीं सकते। तो उसके बाद अब अगर ये चले गए हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, ये भी अनफॉर्चुनेट है। अब दूसरी तरफ जलाल सिकंदर राजा साहब, इनका भी रोल बड़ा अहम होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इनकी नून लीग से वाबस्तगी बड़ी मजबूत है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है इनका और इनके ससुर का नून लीग के साथ। वो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर से 97 से 99 तक। उसके बाद शहबाज शरीफ के बड़ा अरसा मशीर रहे और जलाल सिकंदर राजा जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में बड़ी अच्छी जो थी अपॉइंटमेंट्स उनको मिली और उन्होंने बड़ी ओहदे एंजॉय किए। तो अब उनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ दोनों ने उनके ससुर ने भी उन्होंने भी काम किया हुआ है। इससे पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का वाले इलेक्शन में देख लें या सेनेट के इलेक्शन में देख लें, जिस तरह से अपोजिशन को अकोमोडेट किया वो भी आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ ने ऐसे ही नहीं ये ख़त लिखा, बड़ा सोच समझ के लिखा है। उनको पता है कि जलाल सिकंदर राजा के साथ उनकी अपनी वाबस्तगी का भी पता है और उनको पता है कि वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो सारी पार्टी को बुलाकर उस पर कोई राय जो है कंसेंसस करवा सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट ही खज़ा सुप्रीम है। पार्लियामेंट के रोल को यही जो खाता है ये स्पीकर कौमी असम्बली को लिखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर जो तमाम पार्लियामानी जो पार्टीज़ के लीडर हैं उनको शहबाज शरीफ साहब को लिखना चाहिए था। और पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन जो हो रही है उसके अंदर जो तजावीज़ हैं, पहला तो वो फॉरम है।
अब भी शहबाज शरीफ साहब ने जो मशवरा दिया है यही कहा है कि आप एक कंसेंसस किया जाए और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में ले आ जाए। लेकिन खल साहब इसमें सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको भी एक चीज बताएं, अंडरमाइन किया जा रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये बिल पास करवाया, मेरा मतलब है कि इनको चाहिए था, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, अपोजिशन को मनाते, उसको लेके आते। वो स्टेक होल्डर है, उन्होंने ये इलेक्शन जाके उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हैं, वो इसमें अहम स्टेक होल्डर है अपोजिशन, तो उनके साथ बैठ के बात करते, कोई बेहतर तरीक़ेकार निकाल लेते। ये गवर्नमेंट ने भी तो एकदम अचानक ही वो बिल असम्बली में लाकर 27 बिलों के दरमियान में छुपाकर पास करवा लिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो कंसेंसस होना चाहिए, जारी बात है। सारी पार्टियों को इत्मीनान में नहीं लेंगे तो यही वजह है ना। अगर इत्मीनान में लिया होता तो आज खत लिखने की नौबत तो ना आती। अब शहबाज शरीफ ने बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी के लिए या एक अलहदा से उन्होंने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाने के लिए एक स्ट्रैटजी खेली है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी जो तमाम अपोजिशन पार्टियां वहाँ बैठ के कोई कंसेंसस बना लेते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है इलेक्शन के मामला, जिस तरह आपने कहा कि कुछ मामला के अंदर इलेक्शन को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वो खुद भी कुछ छोटी मोटी लेजिस्लेशन कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, अपने कवानीन में वो तरमीम कर सकते हैं, तो अब ये है कि अगर अपोजिशन पार्टियां मिलकर इस तरह की कोई चीज़ ले आते हैं तो फिर हुकूमत का जो वो बिल है या जो उन्होंने अभी जो पास कराएं उसका क्या बनेगा। सेनेट में पास होना तो अभी बात की बात है, उससे पहले एक फटा पड़ जाएगा या बीच में ये कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन पार्टियों के साथ मिल जाएगा तो वो लेजिस्लेशन जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान कर सर जो आपने ये बात की ये बड़ी अहम खलसा बात है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस पर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस बिल पे बैठे नहीं हैं। पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को इत्मीनान में लिया ही नहीं गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अगर वो साथ मिला लेते हैं अब शहबाज शरीफ ने एक चीज़ थी उसको पूरा किया है कि जनाब हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा कि जनाब आपके इख्तियार में है, पार्लियामेंट में बिल को बुलडोज किया गया है, इलेक्शन कमीशन का जो भी इस पर जवाब होगा उसको वो बुनियाद बना करके जहाँ हमने तो सारी और साथ उन्होंने मेंशन कर दिया इलेक्शन कमीशन को खुद ही उन्होंने कहा कि जनाब आप ऑलरेडी इन चीज़ों को गलत का कह चुके हैं जो अभी हुकूमत ने पास करवाए हैं बिल। तो उसके बाद ये कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब हुकूमत जो है वो सारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको बुलडोज कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जनाब हम ये मसला जो है कोर्ट में लेके आ रहे हैं। अगर ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है तो इस तरह की लेजिस्लेशन भी चैलेंज हो सकती है जिसमें अपोजिशन जो है उनको इत्मीनान में लिया ही नहीं गया और हुकूमत जो है वो वन साइडेड तरीके से इलेक्शन में रूल्स में चेंज कर रही है। सब तजर्बाकार खिलाड़ी है, ये मूव जो की जा रही है इसका बुनियादी मकसद यही है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने का मकसद और उसके बाद अगर कोर्ट में आपने जाना है तो एक लोकल स्टैंड ही अपना बना रहे हैं ना ताकि हमारा एक जवाब बन सके कि हमने जो भी तर्क बनता है आइनी और कानूनी उसका इख्तियार किया है, रास्ता तमाम उसके इख्तियार किए हैं। तो अब अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो उसमें वो पार्टी बना सकते हैं हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अल्टीमेटली यानी एक गवर्नमेंट को जो उन्होंने बिल पास किए हैं उसका रास्ता रोकने के लिए एक ये मूव हो सकती है शहबाज शरीफ साहब की। और ये ऐसे मूव नहीं की गई, बाकायदा आइनी जो उनके जो सियासी मशीर या आइनी जो माहिरीन हैं उनसे मशवरा करके यकीनन उन्होंने ये खत लिखा गया, वरना 3 साल बाद अचानक से खत लिखने की कोई आती। इसकी यही वजह है कि वो कुछ ना कुछ इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तान के वोट के लिए एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑर्डिनेंस है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम है ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस। अब पता चला अब पता चला नाज़रीन, अब कोरोना की जो वबा है उसकी जो कराची के अंदर शरह है उसमें 10.61% जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए NCOC के हवाले से तो 3% तक ये शरह रुकी है। और जब ये पीक पे था कोरोना तो एक ही दिन के अंदर 50 हज़ार जो केसेज है वो रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अभी ये शरह जो है 3% तक आ चुकी है। और 17 जून को उससे पहले अगर बात की जाए तो अप्रैल में अस्पतालों में ज़ेर इलाज जो मरीज़ों की तादाद थी 7,000 और 17 जून को 2,746 पर आ गई। और इस तरह एक रोज़ में 1,119 जो है नए केसेस और 46 अमवात जो है रिपोर्ट हुई हैं और मस्बत केसेस की शरह 3% रही है। अब ये जो NCOC के हवाले से जो डाटा जारी किया गया और उनकी जानब से कि वबा गुज़श्ता 2 लहरों के दौरान मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद जो है
वो 50,000 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद केस की तादाद में कमी आना शुरू होगी। नाज़रीन, अब मामला ये है कि एक तरफ ये कोरोना की वबा है और दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से अब मुख्तलिफ जो सेंटर हैं, कराची की अगर बात की जाए, लाहौर की सेंटर की बात की जाए तो 90% ये इतलात आ रही हैं सेंटर के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानब अगर बात की जाए, दावा किया जा रहा है कि चाइना से 2 करोड़ और 75 लाख से ज़ायद डोज जो है वो ख़रीदारी के मुआहदे तय पा गए हैं और पीर तक जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान में आ जाएगी। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाज़ जो मरीज़ हैं जो यानी जो कोरोना के जो वैक्सीन ज़्यादा कोरोना लगा रहे हैं, उनको पहली डोज़ की बजाय दूसरी डोज़ जो है वो पहली नहीं है तो दूसरी डोज़ भी लगाई जा रही है। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो दावे किए जा रहे थे कि बहुत वाफर मिकदार में अद्वियात है, अभी असद उमर साहब कल असम्बली के अंदर भी बात कर रहे थे, कल और परसों, और बड़े दावे किए जा रहे थे कि पंजाब में इतने लोगों को लगा दी गई, सिंध में इतने लोगों को, KP के बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। कराची के अंदर एक तो शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, दूसरा ये है लाहौर और कराची के अंदर अब ये वैक्सीन जो है वो नापैद हो गई है। खैर साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन सेंटर्स में कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी किल्लत है। और लाहौर की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लाहौर में कोरोना के टोटल 57 सेंटर हैं, 57 सेंटर हैं। उनमें से 4 सेंटर्स आज काम कर रहे थे, 53 सेंटर्स को बंद कर दिया गया। जो 4 मेन सेंटर जो आज काम कर रहे थे उनमें एक जो है वो PKLI है, पंजाब किडनी लिवर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर है, दूसरा एक्सपो सेंटर है, तीसरा मीनार पाकिस्तान का सेंटर है, चौथा सिविल लाइंस का सेंटर है। सिर्फ ये 4 सेंटर काम कर रहे हैं। लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पे जो वैक्सीनेशन की जा रही थी वो तकरीबन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे। ये पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि हमने दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है और उसकी बुनियाद पर ये 4,31,000 डोजेज रोज़ाना की लगा रहे थे, जिनमें से 2.5 लाख डोजेज लाहौर की थी। अब आज इनके पास टोटल जो डोजेज हैं पूरे पंजाब के लिए वो 2 लाख डोजेज हैं और उसमें 1 लाख डोजेज लाहौर के लिए हैं। 1 लाख डोजेज में से 27,000 डोजेज आज लगाई गई हैं, जबकि असल जो लगानी थी वो कल था 2.5 लाख थी। चले शॉर्टेज हो पहले ही ये तादाद कम होकर 65,000 तक आ गई थी। अच्छा कल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि डोजेज कम हो जाती हैं, आप खरीदारी में डिले भी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों को बताना तो चाहिए। मसला मेरा इशू ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट फिगर्स को छुपा रहा है। आज सारा दिन चैनल पे खबरें चलती रहीं कि पंजाब में कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी जो शदीद शॉर्टेज है। हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, हमने तो लगा रहे हैं, बिल्कुल तो लगा रहे हैं। में से आपने कहा कि 53 सेंटर है वो बंद किस तरह कर दिए? सर नहीं है ये चलाकी तो ये की गई। आपको पता है एक्सपो सेंटर मेन सेंटर है। हाँ जी, वो उसके बाद मीनार पाकिस्तान वाला भी मेन सेंटर है और जो PKLI है वो भी मेन सेंटर है। जो बड़े 3-4 मेन सेंटर थे वहाँ पर इन्होंने सप्लाई दे दी। वो सप्लाई है 1 लाख और नई जो वैक्सीन की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पीर वाले दिन आएगी, तो अगले 3 दिन के लिए इनके पास सिर्फ 1 लाख डोजेज हैं। उसमें से इन्होंने उनको थोड़ी थोड़ी 10-10 हज़ार दे दी कि आज का दिन और कल का दिन आप निकालें, तो आज वैसे छुट्टी का दिन है, तो पीर वाले दिन जो है वो फिर जब डोजेज नहीं आएंगी तो हम शुरू करेंगे। तो ये गवर्नमेंट मान ले कि यार इस टाइम नहीं है, ये फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट से आप बात करें, वो कहता है जी बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। देखिए एक्सपो सेंटर में लग रही है, मीनार पाकिस्तान में लग रही है। जब कहा जाता है 53 सेंटर बंद है तो वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे, वो इस चीज़ को कहते हैं कि जी बिल्कुल गलत है, हम तो दे रहे हैं। लोग बेचारे जलील हो रहे हैं, लोग जाके वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जनाब यहाँ रश बहुत ज़्यादा है या फिर वो सेंटर ही बंद है। पूरे पंजाब में जो है उसके लिए जिसके लिए 4.5 लाख डोजेज लगनी थी, पूरे पंजाब के लिए इस टाइम 2 लाख डोजेज हैं। 1 लाख चूँकि लाहौर मेन है तो 1 लाख लाहौर के लिए और 1 लाख पूरे पंजाब के लिए इन्होंने जो है दी हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी शॉर्टेज है। लेकिन मेरा तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेरा तो उससे सवाल है कि जनाब आप बजाय के लोगों को आगाह करें कि जनाब अभी 2-3 दिन शॉर्टेज है, आप ना आएँ और हम पीर से रेगुलर डोजेज देना शुरू कर देंगे। आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
मुझे इस चीज़ पे अफसोस है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करे और चलें, हो जाता है आपकी ख़रीदारी में डिले भी आ सकता है। अव्वल तो डिले आना नहीं चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि ये हमने टारगेट मीट करने हैं और आपको ये चीज़ें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पीटीआई की सपोर्टिव नहीं है। ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो PMLN से आज भी जो है वो नथी हैं, उनके फेवरेट हैं, आज भी उनको सारी खबरें देते रहते हैं, आज भी उनके इशारों पर नाच रहे हैं और पीटीआई गवर्नमेंट के साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है और जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से हुकूमत को बदनामी मिले या हुकूमत के ऐसे में बदनामी आए, और ये जो साजिश है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बल ये है कि ये जिस तरह हुकूमत के बुलंदोबाग दावे हैं, अवाम जो है वो लगाने पहले तो बात है लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर एक कंपेन चलाना, अवेयरनेस करनी। बहुत सारे लोग तो अभी इसकी वैक्सीन के हवाले से लगाने और ना लगाने के हवाले से अबहम का शिकार है। पहले वो तैयार नहीं हो रहे, अगर तैयार हो गए हैं और वो सेंटर्स में जाते हैं तो उनको अगर वैक्सीन नहीं मिलती तो दोबारा उनको फिर ले जाना तो एक मुश्किल काम है। तो इसलिए जिस तरह हुकूमत को, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट को इस हवाले से आवाम को आगाह करना चाहिए, जिस तरह ये मैसेज दे कि फ़लाँ डेट को इतने बजे आप फ़लाँ सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए अगर ये दवाई आपके पास नहीं है वैक्सीन तो उस हवाले से उनको दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए मैसेज भी करना चाहिए और उनको दोबारा नए सिरे से टाइम दिया जाए ताकि वो लोग जो हैं वो आके परेशानी का शिकार ना हो। तो अब मामला ये है कि ये जो एक वैक्सीन है हर जो बंदा है उसको लगवानी चाहिए, क्योंकि जारी बात है ये पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हुई है, तहकीक हुई है और इससे यकीनन जो है इस मूजी वबा से बचा जा सकता है। तो अच्छा, ये आपकी बात गलत है, बिल्कुल ठीक है कि लोग अभी भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हो रहे। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेताशा र्यूमर्स हैं, सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है इन चीज़ों से कि जनाब मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में इसके जो मुखालफीन हैं वो जाली लेटर्स के ज़रिए से, जाली इंटरव्यूज़ के ज़रिए से, बड़े बड़े नामों के ज़रिए से बार बार ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जनाब आप वैक्सीन ना लगाएं, इसके मुज़र इसरात हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, शरह अमवात में इजाफा हो जाएगा। बेतहाशा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा, इस प्रोपेगेंडे में अगर लोग फिर भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और आगे से जिस तरह से लोग जाएं, आगे वैक्सीनेशन सेंटर बंद है वहाँ पर, और जो चैनल हैं, चैनल में जनाब हुकूमत कह रही कि ना ये कि जनाब वैक्सीनेशन वाफर मकदार में मौजूद है, तो लोगों को शदीद और जो उनके जो खदशात हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं कि ये कोई गेम कर रही है गवर्नमेंट, ये कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है कि सेंटर पे वैक्सीन है नहीं है। फिर ये भी चीज़ें आ रही हैं, आपने ख़ुद एक मिसाल दी थी कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी जो अमला है वो भी लोगों को जो है मिसगाइड कर रहा है, वो भी लोगों को जो है वो इससे रोक रहा है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जबकि सारी दुनिया में लोगों के खदशात हैं, यूरोप में, अमेरिका में लोग जो हैं उस तरह से वैक्सीन लगाने नहीं जा रहे और जो हुकूमतें हैं उनके लिए इंसेंटिव्स अनाउंस कर रहे हैं कि ना हम उसको पैसे देंगे जो वैक्सीन लगाएगा, उसको इंसेंटिव्स देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस तरह की लापरवाही कर रही है। अगर आपके पास जब आपके पास डोजेस कम हो रही थी तो आपको ये पहले ही डील कर लेनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये कितने दिन चलेगी। जब आपने 4,31,000 का पंजाब के लिए फिगर रख दिया कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर लगानी है और पिछले कई दिन से आप 2 लाख लगा रहे हैं, तो उस वक्त आपको पहले ही इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। यही मेरा गिला इस गवर्नमेंट से कि इसकी प्लानिंग ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस तो कर देती है, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये टोटली इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, NCOC को नोटिस लेना चाहिए कि जनाब कौन इसमें इन्वॉल्व है। और NCOC की अपनी गलती है तो फिर वहाँ से भी जो लोग हैं उनको निकालना चाहिए कि जनाब आप किस तरह से ये डिले हुआ। अगर चाइना से डोजेज खरीदनी थी तो ये बर वक्त क्यों नहीं पहुँची? क्या पेमेंट का इशू था? क्या बजट का इशू था? क्या इशू था कि ये पेमेंट, ये सारी डोजेज जो है लेट हो गई? और क्यों ऐसा हुआ कि सारे मुल्क में उसकी किल्लत पैदा हो गई है, लोग जा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई डॉक्टर साहब सीरियस इशू है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।